Assalamu alaikum everybody. I'm Dr. Imran Aziz, and today we will go through the applications of Gauss's law, and we will see differential volume element. इससे पहले हमने जो लेक्चर्स डिस्कस किए हैं उसमें एप्लीकेशंस ऑफ गाज़ीज़ लॉ हमने देखी कि ऐसी सर्फेसिस के लिए जिनके अंदर जो वो सिमेट्री होती है, ऐसी सर्फेसिस के लिए हमने गाज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशंस देखी थी। जैसे हमने कहा कि कोई सफ़ियर है और सफ़ियर के अंदर ऑरिजिन के ऊपर कोई चार्ज अगर मौजूद है, और इसी तरीके से हमने कहा कि अगर कोई सिलेंडर है और सिलेंडर के जो एक्सिस है वहाँ पे अगर कोई लाइन चार्ज मौजूद है तो ये फिर वो सर्फेसिस बनती हैं जो कि जिनके अंदर सिमेट्री जो है वो मौजूद है। तो वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉ थोड़ी सी सिंपल हो जाती है, क्योंकि गाज़ीज़ लॉ के अंदर जो इक्वेशन हमारी बनती है वो तो इस तरीके से है कि अगर Q इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल D डॉट ds, तो जब हमारे पास सिमेट्री होती है तो सिमेट्री के केस में जैसे हमने स्फीयर और सिलेंडर का केस देखा, तो उस केस में जो ये D डॉट ds है, एक तो ये जो D है जो कि फ्लक्स डेंसिटी है, ये ऑलवेज आइदर नॉर्मल टू द सरफेस होती है या टेंजेंट टू द सरफेस होती है। स्फीयर और सिलेंडर के केस में तो ये डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना इजी हो जाता है, और जिस केस में ये D नॉर्मल टू द सरफेस हो उस केस में D डॉट ds सिंपल D इंटू ds के बराबर हो जाता है, क्योंकि cos ऑफ 0 1 के बराबर होता है। तो जब ये हो, और फिर क्योंकि हम ये देखते हैं कि स्फीयर के केस में या सिलेंडर के केस में अगर चार्ज जब बिल्कुल सेंटर के अंदर है तो ये D कांस्टेंट भी होता है, उसकी पूरी स्फीयर के ऊपर जब वो कांस्टेंट रहता है फ्लक्स डेंसिटी, तो इस वजह से हम इसको इंटीग्रल से बाहर भी लिख सकते हैं। तो फिर जब वो इसको इंटीग्रेट करना इजी हो जाता है तो फ्लक्स फाइंड करना या क्यू फाइंड करना, पासिंग फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस या क्यू इनसाइड द सरफेस फाइंड करना इजी हो जाता है। तो गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करना इजी हो जाता है अगर हमारे पास अगर हमें अगर सरफेस के अंदर सिमेट्री हो। लेकिन अगर हमारे पास सरफेस के अंदर सिमेट्री ना हो तो उस केस में क्या होगा, देखिए अब हम ऐसी सरफेस के ऊपर गाज़ीज़ लॉ अप्लाई करते हैं जिसके अंदर कोई सिमेट्री जो है वो मौजूद नहीं है। अब ऐसी सरफेस में हम ये करेंगे कि ऐसी सरफेस को हम बेशुमार बहुत ही क्लोज सरफेसेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर हमारे पास ये कोई रैंडम कोई सरफेस है तो इसको बेशुमार छोटी छोटी सरफेसेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर देंगे, और उन सरफेसेस के अंदर जिसमें हम इसको डिवाइड करेंगे ये बेसिकली वॉल्यूम एलिमेंट्स हैं। ये जो छोटे छोटे मैं ड्रा कर रहा हूँ ये बेसिकली वॉल्यूम एलिमेंट्स हैं। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो हमारे पास क्लोज सरफेसेस हैं, ये जो स्मॉल क्लोज सरफेसेस हैं, इनमें डी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ओवर दी सरफेस, यानी ये जो छोटे फॉर एग्जांपल मैंने क्यूब बनाए हैं इनकी सरफेस के ऊपर डी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। एक ये चीज हम अज्यूम करते हैं, और दूसरी हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर डी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, अगर थोड़ा बहुत डी की वैल्यू चेंज होती है तो वो चेंज इतनी हो कि उसको टेलर सीरीज की पहली दो टर्म्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जा सके। इसको हम अभी आगे चल के देखते हैं कि ये टेलर सीरीज क्या है, उसकी पहली दो टर्म्स से क्या मुराद है, ये आपको उसमें बेहतर क्लियर हो जाएगा। अगर ये दोनों चीजें हों तो कहता है कि इसमें जो रिजल्ट्स हैं they will become more nearly flat as the volume enclosed by the surfaces decreases, यानी कि जो छोटे हमने वॉल्यूम्स लिए हैं, जो छोटी स्मॉल सरफेसेस ली हैं, एक बड़ी सरफेस को एक बड़ी क्लोज सरफेस को डिवाइड किया छोटी सरफेसेस के अंदर, तो ये जो छोटी सरफेसेस हैं जितनी छोटी होती जाएंगी हमारे जो रिजल्ट्स हैं गाज़ीज़ लॉ के वो उतने ही करेक्ट होते जाएंगे। और हम ये देखेंगे कि इवेंचुअली हम इस वॉल्यूम को, ये जो छोटी सरफेसेस हैं इसके वॉल्यूम को अप्रोच टू जीरो कर लेंगे। जब हम उसको अप्रोच टू जीरो करेंगे तो फिर हमारे रिजल्ट्स जो है वो एक्यूरेट हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ये हम आगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जो ये डिस्कस करेंगे कि जब वॉल्यूम अप्रोच टू जीरो हो तो फिर क्या होता है। तभी हम अपने आप को इस पहले पॉइंट की तरफ रखते हैं कि इस वॉल्यूम को, ये जो हमारे पास क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस को इन बेशुमार छोटी क्लोज सरफेसेस के अंदर जो डिवाइड करते हैं और उसके ऊपर गाज़ीज़ लॉ अप्लाई करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करें, इस केस में हम जो क्लोज सरफेस ले रहे हैं वो एक क्यूब है, और क्यूब की तरह की दिखती है, क्यूब है, और क्यूब के सेंटर में एक पॉइंट पी है, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इसमें यूज करेंगे।
क्योंकि क्यूब को जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करना इजी है। तो बेसिकली क्यूब हमने एक ऐसी क्लोज सरफेस ली है जिन क्लोज सरफेसेस के अंदर हम एक बड़े वॉल्यूम को जो है वो डिवाइड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि ये हमारे पास अगर ये हमारे पास अगर कोई क्लोज सरफेस है तो इस क्लोज सरफेस को हम बेशुमार छोटी क्लोज सरफेसेस के अंदर डिवाइड करेंगे। तो ये जो छोटी क्लोज सरफेसेस हैं इस केस में हम क्यूब को जो है वो एक क्लोज सरफेस के तौर पे ले रहे हैं। तो कहता है कि अगर ये जो पॉइंट पी जो कि सेंटर के ऊपर मौजूद है, इस पॉइंट पी के ऊपर अगर हमें फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू गिवन है तो फ्लक्स डेंसिटी की कोई भी वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि कोई नाउन हो हमें फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू। सेंटर के अंदर कोई भी फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू है जिसको हम डी नॉट कह लेते हैं, जो कि डी एक्स नॉट ए एक्स, डी वाई नॉट ए वाई और डी जेड नॉट ए जेड के बराबर है। और कहता है कि ये पॉइंट पी जो सेंटर्ड के अंदर है और इसकी तीन जो लेंथ है वो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जी हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है ये डेल्टा एक्स है, ये लेंथ डेल्टा वाई है और ये लेंथ जो है वो डेल्टा जी है। और यहाँ पे अगर हम इस क्यूब के ऊपर गाजीज लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि हम ये जो गाजीज लॉ है वो क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस के बराबर है इज इक्वल टू क्यूब। और चूंकि ये जो क्लोज सरफेस है इसकी ये क्यूब की 6 चूंकि साइड्स होती हैं तो इसका मतलब है कि हम 6 डिफरेंट साइड्स के ऊपर जो गाजीज लॉ को इंटीग्रेट कर सकते को अप्लाई करके ऐड कर सकते हैं 6 डिफरेंट साइड्स के ऊपर। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा जो टोटल हमारे पास इंटीग्रल है दैट विल बी इक्वल टू फ्रंट बैक लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। तो ये 6 चूंकि क्यूब की साइड्स हैं तो 6 की 6 के ऊपर अलग अलग से हम गाजिस लॉ को अप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये टोटल गाजिस लॉ हमारे पास आ जाएगा। ये टोटल चार्ज के सरफेस के अंदर जो इनक्लोज है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली आप ये देख रहे होंगे कि इससे पहले जब हमने गाजीज लॉ अप्लाई किया तो हम जो है थोड़ा सा इसको डिफरेंट लेके चलते थे। हम कहते थे कि चार्ज जो है वो कहीं पे मौजूद है और उस चार्ज से फ्लक्स डेंसिटी जो है वो मौजूद है सरफेस के ऊपर, तो वहां से हम इसको लेके चलते थे। लेकिन यहाँ पे इसको हम डिफरेंट अंदाज में अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम बेसिकली फ्लक्स डेंसिटी को लेके चल रहे हैं और फ्लक्स डेंसिटी को लेके हम क्यू की तरफ जाएंगे या फ्लक्स की तरफ जो है जाएंगे। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि इसके ऊपर चार्ज मौजूद है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे चार्ज मौजूद हो। ये सिर्फ एक पॉइंट है कि जिसके ऊपर हमने फ्लक्स डेंसिटी की ये वैल्यू ले ली है। क्योंकि ये अगर सेंटर के अंदर पॉइंट है फ्लक्स डेंसिटी की, इसके ऊपर ये वैल्यू है तो कैलकुलेशंस करना हमारे लिए बड़ी इजी हो जाएंगी। हम चूंकि एक जब हम कोई क्लोज सरफेस लेते हैं, जैसे ये हमने क्लोज सरफेस ली तो इस क्लोज सरफेस के अंदर हर जगह पे कोई ना कोई फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू मौजूद होगी। तो वही बेसिकली फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू जो है हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि वो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू ये वाली है। और ये जरूरी नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये सोर्स यहाँ पे नहीं है, मतलब सोर्स हो सकता है इसके बाहर कहीं और पड़ा हो, एक साइड से यहाँ पे डी वेक्टर जो एक साइड से एंटर हो रहा हो दूसरी साइड से एग्जिट कर रहा हो। तो और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई सोर्स है तो फ्रंट साइड जो है उसमें से डी की वैल्यू इस तरफ होगी और बैक साइड पे डी की वैल्यू जो डी की डायरेक्शन जो इस तरीके से होगी। इसको हम अभी थोड़ा सा जो है मजीद डिटेल में देख देते हैं। अगर हम फ्रंट के ऊपर जो है वो गाजिस लॉ अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रल फ्रंट विल बी इक्वल टू डी फ्रंट डॉट डेल्टा एस फ्रंट। अब चूंकि ये हमें पता है कि ये जो फ्रंट वाली सरफेस है इसका एरिया डेल्टा वाई डेल्टा जी है। एरिया डेल्टा वाई डेल्टा जी डेल्टा एस के बराबर है। तो पूरी सरफेस के साथ जब डेल्टा डी फ्रंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर हमें इंटीग्रल की जरूरत नहीं रही। इंटीग्रल की जरूरत उस वक्त होती है जब हम डी एस लेते हैं, सरफेस का बहुत छोटा पोर्शन लेते हैं और उसको फिर इंटायर सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट करने के लिए हम जो है वो इंटीग्रल लेते हैं। जब हम पहले ही पूरी सरफेस ले लें तो पूरी सरफेस के ऊपर फ्लक्स पहले ही ले लें कि इस पूरी सरफेस में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है तो फिर हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। फिर सिंपल उस सरफेस को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा एस को मल्टीप्लाई कर दिया डी फ्रंट से, यानी कि फ्रंट में से जितना भी ये फ्लक्स जो है वो पास हो रहा है। यानी कि अगर मैं इसको 2 डायमेंशन में ड्रा करने की कोशिश करूं तो ये पॉइंट है, बेसिकली ये पॉइंट पी है और ये जो है वो फ्रंट सरफेस है। तो यहाँ पे इस सरफेस में से जितना फ्लक्स पास हो रहा है वो फ्लक्स जो है वो बेसिकली हम यहाँ पे इस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डी फ्रंट डॉट डेल्टा एस इज डेल्टा वाई डेल्टा जी। और डेल्टा एस की जो डायरेक्शन है वो चूंकि ये फ्रंट सरफेस है तो डेल्टा एस की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ होगी। तो पॉजिटिव एक्स जो डायरेक्शन होती है वो ए एक्स डायरेक्शन होती है। अब डी फ्रंट का डॉट प्रोडक्ट है विद ए एक्स और आपको पता है कि हम
अगर हमारे पास कोई ये वेक्टर हो, कोई ए वेक्टर है ये, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ए एक्स, ये ए एक्स यूनिट वेक्टर है ये वाला। ए का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए एक्स के साथ, तो ए डॉट ए एक्स, तो ये बेसिकली तो ए cos ऑफ थीटा के भी बराबर होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ए cos ऑफ थीटा के बराबर होता है, और इसको हम ए एक्स भी कह सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए इन दी एक्स डायरेक्शन। तो ये जो कंपोनेंट है इसको ए एक्स भी कह सकते हैं। तो इसी वजह से डी फ्रंट एक वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट ए एक्स के साथ लिया तो इसको डी एक्स फ्रंट कह देंगे कि कंपोनेंट ऑफ डी फ्रंट इन दी एक्स डायरेक्शन। तो ये डी एक्स फ्रंट हम इसको जो कह सकते हैं इंटू डेल्टा वाई डेल्टा जी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि dx फ्रंट जो है वो किसके बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, ये जो सेंटर के अंदर पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर तो हमें फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू मालूम है, लेकिन यानी कि फ्लक्स डेंसिटी की ये वैल्यू है, हमें पता है, हमने ये ज्यूम की भी है dx नॉट ए एक्स डी वाई नॉट ए वाई डी जेड नॉट ए जेड। लेकिन यहाँ पे इस फ्रंट सरफेस के ऊपर फ्लक्स डेंसिटी की क्या वैल्यू होगी, इसको मालूम करने के लिए हम टेलर सीरीज जो यूज करते हैं। टेलर सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो हमें बताती है कि आपको अगर कहीं पे कोई वैल्यूज पता है तो आप नेक्स्ट वैल्यू कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक इंस्टेंट पे आपको कोई वैल्यूज पता है, वो टाइम इंस्टेंट हो सकता है, वो डिस्टेंस हो सकता है, आपको यहाँ पे वैल्यू पता है, आप यहाँ पे वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी क्या वैल्यू होगी। उसके लिए टेलर सीरीज जो है यूज होती है। तो टेलर सीरीज बेसिकली ये कहती है कि यहाँ पे लेटा से ये कोई फंक्शन है, यहाँ पे एक्स नॉट है, हमारे पास एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट एक्स नॉट है, और एक्स नॉट पे इस फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट है। ये हमें नाउन है, ये जो एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू है ये नाउन है हमें। अब जब एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू नाउन है तो हम अगर इस पॉइंट के ऊपर एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू, इसी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ये एफ ऑफ एक्स है, इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो टेलर सीरीज हमारी हेल्प करती है। टेलर सीरीज ये कहती है कि इस पॉइंट पे, यानी कि एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स पॉइंट पे इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी, दैट विल बी द वैल्यू एट एक्स नॉट, एक्स नॉट के ऊपर जो भी वैल्यू है वो, प्लस एक्स नॉट के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव, इस यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू ये एक्स नॉट से डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, तो वो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, प्लस हमारे पास दूसरी टर्म यहाँ पे क्या होगी, यानी कि जब हम यहाँ पे वैल्यू जो फाइंड करना चाह रहे हैं उसमें दूसरी वैल्यू क्या होगी कि यहाँ पे जो हमारे पास एक्स नॉट की जो वैल्यू है उसका सेकंड डेरिवेटिव डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट का थर्ड डेरिवेटिव डेल्टा एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, सो ऑन अप टू एन। और ये टर्म्स जितनी ज्यादा हमें पता होंगी उतना ही हमें एक्यूरेट वैल्यू जो है वो पता चल जाएगी कि ये वाली जो वैल्यू है वो उतनी एक्यूरेट हमारी होती जाएगी। तो एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए जितनी ज्यादा हम यहाँ पे टर्म्स ऐड करते जाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, तो हमारी ये वाली वैल्यू, यानी कि इस इंस्टेंट के ऊपर जो वैल्यू है वो उतनी एक्यूरेट हमारी होती जाएगी। लेकिन लिनियराइजेशन के लिए हम सिर्फ पहली दो टर्म जो है यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम आगे वाली टर्म में जाते हैं तो नॉन लीनियर रिलेशन हो जाता है, जिसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी हम आगे चल के चूंकि ये भी अज्यूम करेंगे कि हमने जो क्यूब लिया है उस क्यूब का चूंकि वॉल्यूम हम श्रिंक करेंगे, क्लोज टू जीरो करेंगे, तो पहली दो टर्म जो हम ये कहते हैं कि वो एडिक्वेट हैं, वो एनफ हैं कि हमें वो एक अच्छी अप्रॉक्सीमेशन जो है वो दे सकती है। तो पहली दो टर्म जो है, यानी कि हमें अगर इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू पता करनी है तो वो बेसिकली बराबर होगी एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट इनटू डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट एंड एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। तो ये हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, हमें जैसे मैं बता रहा था कि इस पॉइंट के ऊपर फ्लक्स डेंसिटी की ये वैल्यू हमें पता है, ये हमने ज्यूम की हुई है, और इसकी वजह से जो फ्रंट सरफेस है इसके ऊपर फ्लक्स डेंसिटी की क्या वैल्यू होगी, ये इसके लिए बेसिकली हमने रिलेशन फाइंड करना है जिसको डीएक्स फ्रंट का नाम दिया जा रहा है। तो अब ये डीएक्स फ्रंट जो है ये बेसिकली वही क्वेश्चन है जो लास्ट स्लाइड के ऊपर हमने देखी है, लास्ट टू लास्ट स्लाइड के ऊपर। तो डीएक्स फ्रंट इट विल बी इक्वल टू
हमें जो फंक्शन की वैल्यू है एक्स नॉट के ऊपर, यानी कि सेंटर के ऊपर जो एक्स नॉट की वैल्यू है वो क्या थी, डी एक्स नॉट, एक्स कंपोनेंट उसका डी एक्स नॉट है, प्लस डिस्टेंस कितना है डेल्टा एक्स बाई टू इस पॉइंट का और फ्रंट सरफेस का डिस्टेंस डेल्टा एक्स बाई टू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ डी एक्स विद एक्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डी एक्स विद एक्स जो है वो पार्शियल डी एक्स बाई पार्शियल एक्स के बराबर होगा। क्योंकि ये डी वाई और जी के ऊपर भी डिपेंड करती है, इसलिए ये पार्शियल की टर्म जो है यूज हुई है, पार्शियल डी एक्स बाई पार्शियल एक्स। तो ये हमारे पास डी एक्स फ्रंट, डी का फ्रंट में जो एक्स कंपोनेंट है वो इसके बराबर होगा। तो ये जो चीज है ये टेलर सीरीज की फर्स्ट दो टर्म्स है जिनकी बात हो रही थी कि चेंज इन डी इतनी स्मॉल है कि हम फर्स्ट टू टर्म से इसको जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डी एक्स फ्रंट को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा, ये डी एक्स फ्रंट की जगह पे ये आ गया, और ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा डेल्टा वाई डेल्टा जी इसी तरीके से। इसी तरह अगर हम बैक के ऊपर इंटीग्रेट जो है वो देखें तो बैक सरफेस पे जो इंटीग्रल है वो डी बैक डॉट डेल्टा एस बैक होगा, और बैक की जो डायरेक्शन है वो चूंकि माइनस ए एक्स की तरफ होती है तो ये नेगेटिव साइन की वजह से आ जाएगा, डी बैक डॉट ए एक्स जो है वो डी एक्स बैक आ जाएगा। अब आप शायद ये सोचेंगे डी बैक जो है उसकी वजह से भी नेगेटिव आना चाहिए था, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में आप शायद सोच सकते हैं कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये पॉइंट पी है, ये अगर फ्रंट है, ये बैक है, तो अगर डी की ये डायरेक्शन थी तो वो पॉजिटिव थी, तो डी की ये डायरेक्शन है तो नेगेटिव होगी। लेकिन बेसिकली ये डी बैक इस डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, ये हो सकता है कि जो डी था वो उसकी डायरेक्शन ये वाली थी, ये जो इस तरफ से आ रहा था। अब क्योंकि अगर ये डी की डायरेक्शन हो तो वो फ्रंट के लिए भी ये पॉजिटिव ही रहेगा और बैक के लिए भी ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि ये जो दरमियान में पड़ा हुआ है ये सोर्स है, तो ये इस तरीके से होता है डी जो है वो यहाँ से बैक से एंटर हो और फ्रंट से निकल जाए तो डायरेक्शन उसकी सेम रहेगी, तो इस वजह से ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब डी एक्स बैक क्या होगा, जब फिर टेलर सीरीज अप्लाई होगी उसकी फर्स्ट दो टर्म जो है कि सेंटर के अंदर डी की क्या वैल्यू थी, वो डी एक्स नॉट के बराबर थी, और यहाँ पे ये माइनस डी डेल्टा एक्स बाई टू डी एक्स बाई एक्स के, ये माइनस जो है वो बेसिकली डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है। अगर आप यहाँ पे टेलर सीरीज देखें तो टेलर सीरीज में यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स आता है, तो अगर हम एक्स नॉट से आगे की तरफ जाएं तो ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस है, तो ये डेल्टा एक्स यहाँ पे आ जाता है। लेकिन अगर एक्स नॉट से पीछे की तरफ जाएं डेल्टा एक्स, तो ये माइनस डेल्टा एक्स हमारे पास ये लेंथ हम जो है कंसिडर करेंगे, तो इस वजह से जो है वो माइनस हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बैक के लिए। ये वाला साइन जो है वो माइनस डायरेक्शन की वजह से है। अब इस डी एक्स बैक को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, डी एक्स बैक की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो ये हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगा। आप देखें कि फ्रंट और बैक को अगर आप कंपेयर करें इस इक्वेशन को जो टॉप पे दी हुई है और जो बॉटम में इस इक्वेशन को कंपेयर करें, तो डी एक्स नॉट यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। जब ऐड करेंगे इन दोनों को तो ये कट जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा डेल्टा एक्स बाई टू, ये डेल्टा एक्स बाई टू और ये डेल्टा एक्स बाई टू ऐड होंगे तो डेल्टा एक्स आ जाएगा, पार्शियल डी एक्स बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल डी एक्स बाई पार्शियल एक्स, डेल्टा वाई डेल्टा जी। तो ये पार्शियल डी एक्स बाई पार्शियल एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी इस तरीके से आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, पार्शियल डी एक्स बाई पार्शियल एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी। इसी तरीके से ये फ्रंट बैक के लिए है। अगर हम राइट लेफ्ट को देखेंगे तो ये पार्शियल डी वाई बाई पार्शियल वाई डेल्टा वाई डेल्टा जी के बराबर होगा। अच्छा, ये जो सिंबल है ये अप्रोचेस टू की सिंबल है या ऑलमोस्ट इक्वल टू की सिंबल है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है ये अज्यूम कर रहे हैं कि टेलर सीरीज जैसे हमने जो अप्लाई की है वो टेलर सीरीज जो फर्स्ट दो टर्म से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर ये हमने ये भी अज्यूम किया कि जो फ्लक्स डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द क्यूब। तो इस वजह से ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू या ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ये जो है वो सिंबल बीच में आ रहा है। इसी तरीके से जो टॉप और बॉटम है उसके लिए पार्शियल डी जी बाय पार्शियल जी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी ये आ जाएगा। और पूरे क्यूब के ऊपर जब गाउस लॉ अप्लाई करेंगे तो छः के छः इंटीग्रल ऐड अप हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा डी डॉट डी एस पार्शियल डी एक्स बाय पार्शियल एक्स पार्शियल डी वाई बाय पार्शियल वाई एंड पार्शियल डी जी बाय पार्शियल जी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी, और ये डी डॉट डी एस इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस, तो ये हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। और ये हमें पता है कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी ये डेल्टा वी के बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इसके बराबर होता है।
इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी कि चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस स्मॉल सरफेस, स्मॉल क्लोज सरफेस is equal to the partial derivatives of the flux density multiplied by the volume. This expression is an approximation which becomes better as delta V becomes smaller, and in the following section we shall let the volume delta V approaches zero. And for the moment we have applied Gauss's law to the closed surface surrounding the volume element delta V and have as a result the approximation, ये इसको अप्रोक्सीमेशन इसी को कह रहा है कि चार्ज एनक्लोज्ड इन द वॉल्यूम डेल्टा वी, यानी कि ये जो वॉल्यूम है इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा दैट इज इक्वल टू दिस, इसके बराबर होगा गाज़ीज़ लॉ जो ये कहता है। तो इस तरीके से हम जो गाज़ीज़ लॉ को किसी भी सरफेस के ऊपर जो वो अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ये एक एग्जांपल है, कहता है कि फ्लक्स डेंसिटी ये है और अगर हमारे पास कोई इंक्रीमेंटल वॉल्यूम है 10 टू द पावर -9 मीटर क्यूब, तो ये क्यूब है बेसिकली, फ्लक्स डेंसिटी की ये वैल्यू है, तो कहता है कि इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो फाइंड करें। तो यही वाली जो इक्वेशन है ये अप्लाई होगी, चार्ज एनक्लोज्ड इन द वॉल्यूम डेल्टा वी। तो ये अप्रॉक्सीमेट ज़रा हमें रिजल्ट देगी। डी की वैल्यू गिवन है तो डी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड डी जी का विद रिस्पेक्ट टू जी, ये आ जाएगा और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये डी एक्स है हमारे पास, ये जो है वो डी एक्स कंपोनेंट है, ये डी वाई है, ये डी जी है, इनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी आ जाएगा। ये आ जाएगा जब इनको ऐड करेंगे यहाँ पे तीनों को, तो ये और ये आपस में दोनों काट देंगे, सिर्फ ये टर्म हमारे पास बचेगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम के साथ, डेल्टा वी के साथ, वॉल्यूम 10 टू द पावर -9 है, तो इसका मतलब है कि जो चार्ज है वो एनक्लोज्ड इन दैट वॉल्यूम इज 2 नैनो कूलम। थैंक यू वेरी मच।